हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्पवृक्ष गुरु एकेडमी। आज ये हमारा बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बायनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला एक्सप्लेन किया था। बायनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला क्या होता है? अपर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3, NCN तक जाएगा। और जो प्लस वाले साइन से पहला वाला पार्ट है x, उसकी पावर अब n, सेकंड वाले की पावर 0, या आप यहाँ से देख सकते हो n और 0 का डिफरेंस यहाँ आता है और 0 ये आता है, n और 1 का डिफरेंस यहाँ आता है और 1 यहाँ आता है। तो ये एक्सप्लेन किया था। इसके बाद मैंने बताया था आपको सेकंड लेक्चर में जनरल टर्म। तो जनरल टर्म आप देख लीजिए, अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म की बात करता हूँ और थर्ड टर्म में इस r को 2 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो NCR n-r और r, तो NCR x की पावर n-r r, थर्ड टर्म में r2 है, फोर्थ टर्म में r3 है। तो जो भी टर्म है, अगर मैं फोर्थ टर्म में r3 है तो जो भी टर्म है वो r से 1 मोर है, जो भी टर्म है वो r से 1 मोर है। तो अगर आपको 4 टर्म निकालनी है तो r को 3 रखना पड़ेगा। 1 2 3 4, r को 3 रखेंगे। NC3 देखो, r की जगह पर 3 रख दो, s की पावर n-3, r की पावर 3। तो ये मैंने सेकंड लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। फिर मैंने सेकंड लेक्चर में ना इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते थे जनरल टर्म से रिलेटेड वो कराए हैं। अभी भी आज के लेक्चर में भी मैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा रहा हूँ, ठीक है। जनरल टर्म आज बिल्कुल एंड कर देंगे। तो इसमें मैंने कहा एप्लीकेशन ऑफ जनरल टर्म, तो क्या होता है? फाइंडिंग अननोन यूजिंग वैल्यू ऑफ टर्म। अब ये क्या चीज़ है कि आपको कोई ना कोई टर्म दे रखी होगी, उसकी वैल्यू, जैसे सेकंड टर्म आपकी 200 है, फोर्थ टर्म आपकी 500 है, कोई ना कोई टर्म आपको दे रखी होगी। उसी की हेल्प से आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन सेम मैंने लेक्चर 2 में करा रखा है, तो ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको करना है, ठीक है। आंसर मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा इसका। क्या क्वेश्चन है? इफ द फोर्थ टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इज 20 × 8⁻7, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है, और आपको वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो कैसे करोगे आप? सॉल्व करो इसे, ठीक है। यहाँ पर वीडियो पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करो, जब आंसर आ जाए, ठीक है, उसे मार्क करके रखना। मैं फिर लेक्चर के एंड में आपको आंसर बताऊंगा इसका क्या। ओके, चल। सेकंड टाइप क्या है? आइडेंटिफाइंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 18 बताना है इस प्रोडक्ट में। अब आप देखकर बताओ कि इसमें x की पावर 18 का कोफिशिएंट क्या आएगा। अब आप कहोगे सर हमने तो ऐसा क्वेश्चन किया है कि 1 - s की पावर 10 में पूछ लो आप s की पावर कोफिशिएंट क्या आएगा, या किसी इसमें दो पार्ट बना लो, फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट ये, फर्स्ट पार्ट ये, उसमें बता सकते हैं। तीनों के प्रोडक्ट में कैसे बताएंगे? तो ये भी आसान ही है। देखो मेन टारगेट क्या होना चाहिए आपका? कंसेप्ट समझना। अब क्वेश्चंस का तो एंड ही नहीं है, करते रहो क्वेश्चन, करते रहो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ तो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो लेकिन कंसेप्ट क्या है? अब इसमें चेंज थोड़ी होगा कंसेप्ट। आपको x की पावर 18 का कोफिशिएंट निकालना है तो निकालेंगे, वही सब कुछ रहेगा। पर थोड़ा इसे आसान कर लेते हैं। कैसे करेंगे आसान? देखो 1 + x, अब ये 1 - x रेज़ टू पावर 10 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 - x और 1 - x रेज़ टू पावर 9, और आगे क्या है? 1 + x + x² रेज़ टू पावर 9। अब इसमें ध्यान से देखो, ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर जो पावर 9 है, यहाँ पे पावर 9 है, तो ये मर्ज हो जाएंगे ना, और ये दोनों अलग से मर्ज हो जाएंगे, तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा ना काम। ये हो जाएगा 1 - x², और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - x और 1 + x + x² होल 9। बताओ। अब आपको एक फार्मूला भी पता होगा, क्या होता है? a - b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको याद है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ बना देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स पे क्यूब का पावर 9। इतना बताओ। अब देखो पहले कितने थी, 1 2 3, अब 2 है। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले इस 1 से इसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। लिख दिया 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3 रेज टू पावर 9, फिर माइनस एक्स रेज टू पावर 2 से इसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। लिख दिया। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है, एक्स की रेज टू पावर 18। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक्स रेज टू पावर 18 का कोफिशिएंट निकालना है माइनस। अब यहाँ पर जब एक्स की पावर 18 बनेगा, यहाँ पर एक्स की पावर 2 ऑलरेडी है, तो आप ही बताओ मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, मुझे एक्स की पावर 18 बन जाए इन दोनों की प्रोडक्ट करके। तो एक्स की पावर कितना चाहिए, 2 तो है हमारे पास। आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। एक्स की पावर 2, तो यहाँ एक्स की पावर कितना सर्च करना पड़ेगा, 16 है ना। तो मेरा टारगेट है इसमें तो मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 18। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालूंगा, एक्स रेज टू पावर 16। क्यों निकालूंगा, क्योंकि एक्स की पावर 16 और एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर 18 हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोडक्ट में जो एक्स की पावर 18 बन सकता है बस ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, चलो। तो मेन टारगेट तो आपका यही है ना, इसकी जनरल टर्म निकाल लो, जनरल टर्म का यूज होगा। तो 1 माइनस एस की पावर 3 की पावर 9, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है ना आपको, भूल तो नहीं गए, बताओ क्या होता है, एन सी आर। फर्स्ट वाला क्या है 1 रेज टू पावर बोलो 9 माइनस आर। सेकेंड क्या है माइनस एक्स की पावर 3, इसकी पावर बोलो आर, है ना, यही होता है ना। अब देखो 9CR, ठीक है, 1 रेज टू पावर तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिख रहा हूँ वैसे ही, माइनस 1 रेज टू पावर आर और x रेज टू पावर 3R। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये x की पावर 18 बनाना है और यहाँ x की पावर 3R है। देखो तो r की वैल्यू क्या रिप्लेस करूँ कि ये x की पावर 18 बन जाए, r की जगह पे क्या रखूँ बताओ, 3R 18 बन जाए तो r की जगह पे क्या रखूँगा, सिंपल सी बात है, बताओ जल्दी से, 6 है ना। 3R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 18, तो R आएगा 6, बस R 6 आके इस वैल्यू ये कोफिशिएंट बन जाएगा x की पावर 18 का। तो बना देते हैं जल्दी से, 9C6 1 रेज टू पावर 9 माइनस 6 और माइनस 1 रेज टू पावर 6, तो 9 से 6 ही बन गया। ये तो 1 तो ये नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर होती है तो पॉजिटिव हो जाता है। 9 से 6 को 9C3 भी बोल सकते हैं, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 पे कैंसिल हो गया, 2 से 4 पे कैंसिल हो गया, 12 7 जा 84। लेकिन इसी से थोड़ी काम चलेगा। अब इसमें चाहिए कोफिशिएंट एक्स की पावर 16। अब मुझे इसका किसका 16 चाहिए, इसका 1 माइनस की पावर 3। अगर मुझे यहाँ पर 16 बनाना है अब, तो 3R को मैं क्या रखूँगा बोलो, 3R को अब मुझे 16 बनाना है इसको, तो 3R को अगर मैं 16 रखता हूँ तो R आ जाएगा 16/3। ये तो पॉसिबल नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो NCR होता है ना, इसमें R बिलोंग्स करता है आपका होल नंबर, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। N बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर और हमेशा N ग्रेटर देन इक्वल टू होता है R। तो R यहाँ तो आपका रैशनल नंबर आ रहा है, होल नंबर है ही नहीं, तो इसलिए ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसमें x की पावर 18 केवल यहाँ ही बन सकता है, इसमें x की पावर 18 नहीं बनेगा, तो इसलिए आंसर केवल आपका 84 होगा। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट आता है ना तो वो कमेंट्स में भी मुझे भेज सकता है। ठीक है, चलो अब थर्ड क्या है, काउंटिंग सम, काउंटिंग करो
कि कितने रैशनल नंबर हैं इस एक्सपेंशन में, कितने इरेशनल नंबर है इस एक्सपेंशन में, या उनका सम करो कि रैशनल नंबर्स का सम ऑफ रैशनल टर्म्स का, रैशनल टर्म जो है उनका सम करो, या सम करो इरेशनल टर्म्स का। इसमें भी इसका यूज होता है जनरल टर्म का। देखो क्वेश्चन, मैंने 2019 में जितने भी क्वेश्चन मोस्टली आए हैं ना बाइनोमियल थ्योरम के, आपको कोशिश की है सारे कराने की। आप देख लेना, लेक्चर 2 से देखो, लेक्चर 3 में भी, लेक्चर 4 में भी कराऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा जेईई मेंस के जो नियरेस्ट जितनी ईयर्स हैं 2019-20 के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब आपको इरेशनल टर्म्स बतानी है कितनी है इस एक्सपेंशन में। तो आपके माइंड में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि इरेशनल टर्म होती कौन सी है, जिसमें इरेशनल नंबर आए। और इरेशनल नंबर होता क्या है कि किसी भी नंबर की पावर, जैसे मैं बोलता हूँ कि बताना कि कोई प्राइम नंबर आ जाए, या किसी भी नंबर की पावर, जैसे 2 की पावर मैंने बोला 1/3, प्राइम नंबर की पावर फ्रैक्शन आ गया, या 3 की पावर 1/4 आ गया, या 6 की पावर, चलो प्राइम नंबर ना हो कोई और नंबर है, 5/4 आ गया। ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, जिन्हें PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बेसिक डेफिनेशन ये होती थी इसकी, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर बोलते थे। चलो हमारे यहाँ तो केवल इसका यूज होगा कि 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4, 6 की पावर 5/4। लेकिन अगर कोई ऐसे बोले कि यार 32 की पावर 1/5, ये भी रेशनल है भाई। जहाँ पर बेस और पावर सॉल्व हो जाए ना, जैसे 2 की पावर 5 हो गया और 1/5 हो गया, तो 2 की पावर 1 बच गया, यानी आपकी पावर इंटीजर बन गई। अगर पावर इंटीजर बन जाए ना तो वो इरेशनल नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जो इसके अंदर वैल्यू है ना उनको सॉल्व करके देख लेना। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया था नियरेस्ट, इस टाइप से था वो कभी, तो इसको पहले 4 की पावर 9 की पावर मत सॉल्व करना, ये 2 की पावर 2 है, अरे भाई ये तो 2 की पावर 2 है ना, और 1/2 तो 2 की पावर 1/2 बचेगा ना, नहीं समझे। देखो 2 की पावर 2 पे अगर 1/4 लगाऊंगा और 3 की पावर 2 पर 1/6 लगाऊंगा, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3। अब सॉल्व करना है, इससे आगे कुछ भी हो सकती है इसकी पावर, ठीक है, 12 कुछ भी दे देगा। पहले सिंप्लीफाई कर लेना फिर सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इरेशनल टर्म्स बतानी है। तो हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो इसकी पावर क्या है 60, तो कितनी टर्म्स आएंगी इसमें, आपको पता है, बताओ जल्दी से कितनी टर्म्स आएंगी। 61 टर्म्स आएंगी। और 61 टर्म्स में से, अब इसमें इरेशनल टर्म्स तो बहुत ज़्यादा आएंगी लेकिन रैशनल टर्म्स बहुत कम आएंगी। तो मैं रैशनल टर्म फाइंड कर लूँ कि कितनी रैशनल टर्म होंगी और उनको माइनस कर दूँ। टोटल टर्म्स में से 61 में से नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स माइनस कर दूँ तो इरेशनल टर्म्स बच जाती हैं। चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। क्या होगी इसकी जनरल टर्म, इधर लिखता हूँ 7^1/5, 3^1/10, (60). जनरल टर्म कैसे निकालते हैं बताओ, 60, ओके, CR 7^1/5, बोलो बोलो 60 - R बोलते रहो, -3^1/10 की पावर R। हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो पीछे होता है ना, जो भी पीछे का होता है टर्म प्लस के बाद, इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है, ऐसे समझ सकते हो ना। तो प्लस के बाद वाला जो होता है उसी पर ये पावर R आती है जनरल टर्म में, है ना। सेकंड टर्म जो भी होता है उसकी पावर R आती है। चलो अब इसमें क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर के ऊपर पावर हो, जैसे ये है और ये है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 60 CR को ऐसे ही रखते हैं और 7^1/5 से अगर 60 - R मल्टीप्लाई होगा ऐसे तो आएगा 60 - R/5, है ना, और -1^R अलग से, 3^R/10 अलग से। अब मुझे सोच के बताओ जल्दी से, चलो और आसान कर लेता हूँ। 60 CR 7, 60 को 5 से
60 को 5 से डिवाइड करो, 12 आएगा, -r/5 और -1r और 3r/10। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ, ये रैशनल टर्म निकालनी है तो रैशनल कैसे बनेगा? अगर ये इंटीजर बन जाए, ऐसी आर की वैल्यू क्या रखूँ कि 7 की पावर इंटीजर बन जाए। अगर इंटीजर बन जाएगी तो रैशनल बन जाता है, किसी की पावर इंटीजर बन जाएगी तो रैशनल बन जाएगा। तो आर की वैल्यू 5 का मल्टीपल रखेंगे तभी तो। लेकिन क्या केवल 5 से मैंने 5 रख दिया तो ये, लेकिन ये फ्रैक्शन बच जाएगा। एक आपका इंटीजर बन गई, मतलब एक रैशनल बन गया, एक इरेशनल। प्रोडक्ट क्या होगा? रैशनल इंटू इरेशनल। जैसे मैं कहता हूँ 3 इंटू √2, एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, तो ये तो इरेशनल ही बनेगा प्रोडक्ट। तो इसलिए दोनों ही ऐसी आर की वैल्यू फाइंड करनी है कि दोनों 5 और 10 दोनों के दोनों ही रैशनल बन जाए। तो मेरे दिमाग में तो ऐसा आता है 5 और 10 का एलसीएम ले लो 10, तो 10 के मल्टीपल जो आएंगे वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा रैशनल का। लेकिन इसे स्टार लगा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। क्या आर सबसे पहले आर की वैल्यू 0 आती है? 0 5 का ही मल्टीपल है, 10 का ही मल्टीपल है, क्यों? 0 पर ये इंटीजर मतलब पावर इंटीजर बन जाएगी तो रैशनल बन जाएंगे दोनों के दोनों। तो 0 को भूल मत जाना, ये ध्यान रखना। आर 0, इसके बाद फिर 10 का मल्टीपल 10, 20, 30 है ना, 40, 50। अब कहाँ तक जाऊँगा मैं? 60 क्या 70 भी लिखूँगा, क्या 80 भी लिखूँगा? नहीं, बताओ कहाँ तक लिखूँगा? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 60 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता इसमें। आर हमेशा n ग्रेटर देन होता है आर से, ठीक है ना। तो 60 तक तो कितनी टर्म्स हो गई रैशनल बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स इसमें रैशनल है। तो इरेशनल टर्म्स कितनी बच गई? नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बोलिए, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी बच गई? टोटल टर्म्स 61 है, आपको कितना 7 इसमें से गया तो 54 आंसर होगा इसका, यानी ऑप्शन सी। तो क्या लग रहा है आपको? मेंस में क्वेश्चन आसान है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट ही तो है बस। चलिए, टर्म फ्रॉम द एंड, इस कंसेप्ट को समझो, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। टर्म फ्रॉम द एंड कैसे? देखो बताता हूँ। टर्म फ्रॉम द एंड का मीनिंग है कि अगर x प्लस वाई रेज टू पावर n है तो पूछेगा कि बताओ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का मीन्स क्या है कि लास्ट टर्म को फर्स्ट अज्यूम करके, सेकंड लास्ट को सेकंड टर्म अज्यूम करके आपको बताना है कि लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सी आएगी, उसे बोलते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखो कितना आसान कंसेप्ट है। x प्लस वाई रेज टू पावर n को पहले कैसे लिखेंगे, ये देखो कैसे ओपन करूँगा, बोलो। n आपको आता है ना, C0 x रेज टू पावर n-0 y रेज टू पावर n, है ना। फिर कैसे लिखूँगा? NC1 x रेज टू पावर, इन दोनों का डिफरेंस n और 1 का, y रेज टू पावर 1। फिर कैसे लिखूँगा? NC2 x रेज टू पावर n-2 y की पावर 2, ठीक है। s की पावर रिड्यूस हो रही है, n, n-1, n-2, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं देखो ये मेरी सेकंड लास्ट टर्म लिखना चाह रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ लास्ट टर्म क्या आएगी, तो आप बोलोगे NCn, इसमें x रेज टू पावर क्या आएगा, n-0 और y रेज टू पावर n। इससे पहली वाली टर्म में यहाँ पे x की पावर 0 है, आपको पता है x की पावर रिड्यूस हो रही है, n, n-1, n-2, यहाँ पे 0 है, तो इससे पहली वाली टर्म में x क्या आएगा, 1 आएगा ना, रिड्यूस करके तो 0 हुआ, और यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, NC, और ये देखो नीचे वाला इंक्रीज होता जा रहा है, 0 0 1 2 n पूछा, इससे पहले क्या आएगा, n-1। या इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, n में से n-1 गया तो 1 ही तो आएगा, और y रेज टू पावर n-1। और टर्म निकालना चाहो और निकाल लो, एक टर्म और, NC n-2, s की पावर 2 होगा, y रेज टू पावर n-2, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं, अब ध्यान समझना, बस इसी बात में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं
प्लस से पहले वाले पार्ट और प्लस से दूसरे वाले पार्ट को आपस में इंटरचेंज कर दो, बस इतनी सी बात है। एस की जगह पर वाई लिख दो और वाई की जगह पे एक्स लिख दो। उसे ओपन करता हूँ तो क्या होगा, कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, एन सी जीरो, अब वाई रेज टू पावर एन हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर जीरो। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, एन सी वन, वाई रेज टू पावर एन माइनस वन, एक्स रेज टू पावर वन। अगली टर्म क्या बनेगी, एन सी टू, वाई रेज टू पावर एन माइनस टू, एस की पावर टू। ऐसे तो चलेगा। लास्ट टर्म क्या बनेगी, एन सी एन, वाई रेज टू पावर जीरो, एक्स रेज टू पावर एन। अब दोनों को ध्यान से देखो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो इसकी फर्स्ट टर्म है और इसकी जो लास्ट टर्म है, देखना दोनों को ध्यान से, इसको और इसको देखो ध्यान से, क्या दोनों सेम है। पहले तो y देखो, y की पावर n, यहाँ भी y रेज टू पावर n, यहाँ x रेज टू पावर जीरो, x रेज टू पावर जीरो। आप कहोगे सर ये तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है। अरे भाई ये भी तो सेम है, एन सी जीरो और एन सी एन एक ही तो बात होती है। कैसे, एन सी आर एन सी एन माइनस आर इक्वल तो होता है, एन में से एन माइनस करोगे तो जीरो तो आ जाएगा। तो इसकी लास्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म बन गई, यानी पहली वाली एक्सपेंशन कोई पूछे लास्ट टर्म क्या होगी तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करके इसकी फर्स्ट टर्म निकाल दी। इसमें देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये तो भाई एन सी आर, मैंने बताया था ना बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो स्टार्टिंग से जो अगर सेकंड है तो लास्ट से सेकंड इक्वल होता है, क्योंकि एन सी आर एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। तो एन सी एन माइनस वन ये तो इक्वल है, और देख लो ये भी वाई एन माइनस वन, एक्स वाई एन माइनस वन। तो अगर कोई पूछता है इस एक्सपेंशन की लास्ट से सेकंड टर्म क्या होगी, तो आप क्या करते, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके जो सेकंड टर्म आएगी वो होगी। यानी कोई भी टर्म पूछे कि लास्ट से सिक्स टर्म क्या आएगी, तो बस पहले और सेकंड पार्ट को आपस में इंटरचेंज कर दो। प्लस से पहले वाले पार्ट को और प्लस के बाद वाले पार्ट को आपस में चेंज करके आपको बिगिनिंग से टर्म निकालनी तो आती है। आपको बिगिनिंग से टर्म वाला जनरल टर्म फॉर्मूला बताया है ना, उसी से हो जाएगा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पूछा है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो सबसे पहले तो इसे सिंपल लिख लो कि 2x, इसे ऐसे लिख लो, प्लस जो आपको प्लस वाले साइन, ये 3x के है ना, ठीक है, प्लस के साइन से लिख लिया करो पहले। अब जब भी आपसे कभी पूछे कि 6 टर्म फ्रॉम द एंड, 7 टर्म फ्रॉम द एंड, तो प्लस वाले साइन के जो आगे पीछे हैं उनको पलट दो, आपस में इंटरचेंज कर दो, बस इतना सा काम करना है। चलो कर देते हैं। तो 2x पहले वाला पार्ट है, इसको इधर ले आओ, माइनस का 1/3x स्क्वायर, और दूसरा वाला पार्ट इधर आ गया 2x। अब रेज टू पावर लगा दो इसकी 10। अब क्या है, अब तो जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द, इसकी जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड से थी वो इसकी बिगिनिंग से एंड टर्म बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म बन जाएगी, बस इतनी सी बात है। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, कि प्लस के साइन वाले आगे पीछे करने से जो इसकी लास्ट टर्म थी वो इसकी स्टार्टिंग से टर्म बन जाएगी। चलो समझ में आ गया आपको। तो निकालना फिफ्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, इसकी अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो फिफ्थ टर्म में आर कितना होगा, 4 होगा ना, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आर क्या होगा, 4 होगा ना, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है एनसीआर का, टेन सी आर, आर क्या है इसमें 4, फर्स्ट वाला क्या है माइनस का 1/3x स्क्वायर रेज टू पावर 10 - 4, और सेकंड वाला क्या है 2x रेज टू पावर 4। बस इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। 10c4 कैसे सॉल्व करते हैं, 10 × 9 × 8 × 7, 4 × 3 × 2 × 1, ये 6 हो गया। 10 - 4 था 6, तो माइनस तो हट ही जाएगा, तो 1/3 रेज टू पावर 6 x रेज टू पावर 12 हो जाएगा। 2 रेज टू पावर 4 16 होता है, और x रेज टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल कर लेते हैं इसको, 4 से कैंसिल करते हैं इसको, 4 1 जा 4 2 जा
2 से 2 कैंसिल हो गया। चलो ये तो कंप्लीट ही हो गया। नीचे 3 से 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। बस ऊपर क्या बच गया देखना, 7 3 जा 21, 21 इंटू 16, 21 इंटू 16 इंटू 10, और नीचे क्या बच गया आपका 3⁻6, और x कितना बच गया नीचे, x⁻8 बच गया। ये आंसर है। और 16 1 जा 16 का 6, 1 कैरी, ठीक है। 16 2 जा 32, 32 और 1 33, 336 हो गया। पीछे 0 हो गया, नीचे क्या गया 3⁻6 कितना होता है, 3⁻3 27 होता है, 3⁻4 81 होता है, 3⁻5 ठीक है 243 होता है, यानी 729 x⁻8। ठीक है, बोलो। ठीक है, और आप देख लेना कैलकुलेशन। चलो इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेंशंस। देखो आप क्या देख रहे हो, एडवांस में आया है क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं है। कोएफिशिएंट x की पावर 11, देखो मेंस में भी ये ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने। ये देखो कोएफिशिएंट x की पावर 18 पूछा था, इसमें 3 प्रोडक्ट थे, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट था। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट x की पावर 11। अब कंसेप्ट तो सेम है, कंसेप्ट थोड़ी चेंज होगा, बस क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप क्वेश्चन से एडवांस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ता है बस। ठीक है, कंसेप्ट सेम रहता है लेकिन सोचना, मतलब उसमें एक क्वेश्चन में 1-2 कंसेप्ट ऐड हो जाते हैं। चलो यहाँ तो सिंपल एक ही कंसेप्ट है। अगर आपको x की पावर 11 का कोएफिशिएंट निकालना है इस एक्सपेंशन में, तो कैसे निकालोगे। अब ऐसा तो नहीं है इनको मल्टीप्लाई करने बैठोगे, नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, 1 + x⁻2 4 इंटू, अगर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका बनना चाहिए x⁻11। तो हर किसी पार्ट में x क्या क्या हो सकता है वो देखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, फर्स्ट ये देखता हूँ इस वाले में x की पावर क्या होनी चाहिए, इनटू करने पर इस वाले तीनों का इनटू करके तीनों की पावर ऐड करके x की पावर 11 बन जाए। तो देखो आपको पता है s की पावर 2 है पीछे, तो आपको पता है जो भी हम फार्मूला लगाते हैं जनरल टर्म का, NCR x⁻n-r y⁻r है ना, तो y की पावर ये y की तरह ट्रीट होगा, तो इसकी पावर कहाँ शुरू होगी, जब इसे ओपन करेंगे पीछे वाला 0 से स्टार्ट होगी। s की पावर 2 पे 0 भी आएगा एक टर्म में, एक टर्म में x की पावर 2 पे 1 आएगा, एक टर्म में x की पावर 2 पे क्या आएगा 2 भी आएगा, है ना। ऐसे r कहाँ तक जाएगा 4 तक। तो इसमें पहले मैं लेता हूँ कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 का, कोएफिशिएंट इसमें ऑफ s की पावर 0 का जो आएगा, इसमें लूँगा कोएफिशिएंट x की पावर 0, अगर 0 यहाँ ले रहा हूँ, टोटल मिला के क्या बनना चाहिए आपका x⁻11। ठीक है, दूसरा क्या क्या ले सकता हूँ इसमें बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ क्या क्या आ सकते हैं वो मैं सोच रहा हूँ। s की पावर 2 के ऊपर जब 1 आएगा तो ये x की पावर 2 बनेगा, इसमें कहीं भी आपका वो तो बनेगा नहीं x की पावर 1। अरे नहीं बात समझ में आई, देखो बता देता हूँ मैं आपको, ये बात समझ लो ध्यान से। 1 + x² की पावर 4 है, तो आप जब ओपन करोगे ना 4c0 1 क्या कैसे करोगे 4 - 0, और सेकंड वाले पे करोगे ना x² की पावर 0, तो क्या बनेगा देखना यहाँ पे क्या बनेगा, s की पावर 0 बनेगा ना पहला टर्म, 4c0 s की पावर 0 बनेगा ना, बोलो। अगर मुझे सेकंड टर्म ओपन करनी है, इसकी क्या करोगे 4c1 1 की पावर 4 - 1 और x² की पावर 1, तो x² का कोएफिशिएंट बनेगा ना, तो वही मैं लिख रहा हूँ। इसमें x की पावर 1 नहीं बन सकता क्योंकि ये 4 है, तो पहले 0 आएगा इसके ऊपर x² के ऊपर, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। जब 1 आएगा तो x² बनेगा, ये x² की पावर जब 1 करेंगे तो x² बनेगा। थर्ड, अगर मैं कोएफिशिएंट निकालता हूँ, इसकी पावर 2 लगाऊंगा तो इसकी पावर 4 बनेगा, है ना। अब देखो
और फोर्थ कोफिशेंट ऑफ, जब मैं इस पर 3 लगाऊंगा तो 6 बनेगा, और फिफ्थ बनेगा जब इस पर मैं कोफिशेंट क्या लगाऊंगा 4 लगाऊंगा तो 8। यही तो आएंगे एस की पावर, यही तो बन सकती हैं इसमें, लेकिन मुझे चाहिए टोटल पावर 11। ठीक है, टोटल पावर 11 चाहिए। तो पहले में तो ये पावर बन सकती हैं, सेकंड में क्या बन सकती हैं देखो, एस की पावर 3 पे 0 लगाऊंगा तो एक्स की पावर 0 बनेगी। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे लेकिन एक कौन सा केस सेलेक्ट करना देखना, अगर मैं कोफिशेंट यहाँ पे भी एक्स की पावर 0 लिख देता हूँ तो दोनों में यहाँ एक्स की पावर 11 आ सकता है, कभी नहीं आएगा। तो दोनों को ऐड करके तो 11 बन ही नहीं सकता, तो 0 वाला केस नहीं लेंगे। ठीक है, फिर इस पर 1 आएगा अगर मैं कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 3 लेता हूँ। ठीक है, तो 3 और यहाँ पे तो 0 है, 3 हो गया, यहाँ पे 8 आएगा, हाँ आ सकता है, यहाँ पे 8 आ सकता है। तो अब एक साथ ले लो। ठीक है, कोफिशेंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 8 ले लिया। ठीक है, अब सेकंड टर्म में एक्स की पावर 3 पे 1 आया तो एक्स की पावर 3 बन गया, एक्स की पावर 3 पे 2 आएगा तो क्या बनेगा, या पहले तो 0 आएगा, पहले तो 0 लेता हूँ, कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 0 आएगा पहले, तो कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 0 आएगा, है ना। तो 2 हो गया, और दूसरे में कितना लेना पड़ेगा 9, तभी तो 11 होगा, क्योंकि 2 + 0 2, 9 इसमें बन सकता है, 4 की पावर कुछ भी लगा लो 9 तो आएगा नहीं, तो ये केस नहीं हो सकता। एस की पावर 3 का फिर से लूँगा तो केस, ठीक है, 2 और 3 5, यहाँ पे 4 बन सकता है, हाँ यहाँ पे हमें 11 बनाना है ना, 5 6 बन सकता है, यहाँ पे 4 की पावर कुछ भी लगा लो 6 नहीं बनेगा। तो 3 के बाद क्या ले लूँ फिर, अगला टर्म क्या बनेगा, जब एस की पावर 3 पे 2 लगाऊंगा तो 6 बनेगा ना, तो 6 और 2 8, वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे 8 और 3 बन नहीं सकता। अगर मैं 6 की पावर एस की पावर 3 पर क्या लगाऊंगा 2 लगा लिया, अगर मैं 3 लगाऊंगा तो 9 बनेगा, 9 बनेगा, 9 और 2 11 हो गया, तो यहाँ मुझे 0, हाँ 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, सही कह रहे हो। कोफिशेंट ऑफ एस की पावर 0। ठीक है, 11 हो गया ना, आपको टोटल इनका सम 11 बनना चाहिए, 0 3 3 + 8 11, 2 और 9 11। अब इस पर आ जाओ, यहाँ पर 4 है, अब मैं अगर 0 से सोचना शुरू करना, 0 लूँगा यहाँ पे, कोफिशेंट ऑफ एस की पावर 0 लूँगा, 4 हो गया, वहाँ 7 नहीं बन सकता, और एस की पावर 3 लूँगा तो 7, वहाँ 4 बन सकता है, हाँ बन सकता है, तो इसे लिख दो, कोफिशेंट ऑफ एस की पावर कितना 4। अब देखो एस की पावर 6, एस की पावर 6 होगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना ले, अगर मैं 0 शुरू करता हूँ, 0 से स्टार्ट किया करो, उससे क्लियर हो जाता है सीन। देखो एडवांस वाले क्वेश्चन में ये सोच, मैं कह रहा था ना सोचना पड़ता है। कोफिशेंट ऑफ एस की पावर कितना हो गया 6, यहाँ पर मैं अगर 0 लेता हूँ 6, वहाँ 5 आ नहीं सकता। ठीक है, 3 लेता हूँ, 3 और 6 9, 2 आ नहीं सकता। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ 12, ये ज़्यादा आ गया, यहाँ तो कोई केस ही नहीं बन रहा। फिर से देखो एस की पावर 0 लिया तो 6 हो गया, 6 में यहाँ 5 आ नहीं सकता, क्योंकि एस की पावर 4 पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 एस 12 तक आएगा, तो कहीं भी 5 तो आएगा नहीं, इसे हटा दो। अगली टर्म क्या आएगा, एस की पावर 3 पर आप लगाओगे तो 0 हो गया, 1 आएगा, तो एस की पावर 3 करके देख लो, 9 हो गया, वहाँ 2 आ नहीं सकता, तो ये वाला केस तो फेल ही हो गया, तो इसे हटा ही दो, सॉरी ऐसे कैंसिल कर देता हूँ, नॉट पॉसिबल। जो आपको समझ में आया ये केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब आ जाओ 8, अगर 8 है और यहाँ पे शुरू करता हूँ मैं कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 0, तो 8 हो गया, उसमें 4 आ सकता है, हाँ 4 आ सकता है, तो कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 11 चाहिए ना, 8 पर 3 तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, है ना, यहाँ तो 4 आएगा ना, कम से कम 4 आ सकता है, 12 हो गया, ये नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर 1 पावर ले लो, 8 3 11 हो गया, तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा। अब ठीक है, इसके अलावा कोई केस नहीं है, तो ये केस समझ में आए, बस अब तो करते चले जाओ। अब इसमें क्या है, इसका कोफिशेंट फर्स्ट वाले केस का निकाल रहा हूँ, कोफिशेंट फर्स्ट वाले का, तो बताओ, रेड वाला रेड से लिख रहा हूँ मैं, कोफिशेंट एक्स की पावर 0 का क्या आएगा इसमें 4c, बोलो 0, जो भी इसकी पावर है ध्यान रखना वो सेकंड की पावर है
है ना, क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो आर है वो आर, ध्यान रखना इसकी पावर अगर जीरो बनाए तो वो आर है, इसकी पावर तुमने आर लगाई है तो 4c1 हो गया। इनटू सेकंड वाले पे आओ, पहले एक को ही कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड केस में बताओ, अगर s की पावर 2 है तो 4c1 है ये। थर्ड में अगर इसकी पावर 4 है तो ये nc2 है, 4c2 है। ठीक है, 6 वाला तो है नहीं, s की पावर 8 है तो ये 4 है, 4c4। ठीक है, 4 लगाएंगे पावर। अच्छा, अब आ जाओ इनटू अगले में आ जाओ, इसमें x की पावर 3, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 क्या बनेगा, जब इसकी पावर s की पावर 3 बन जाएगा यानी 7c1 है, 7c1। अगले में आ जाओ इनटू s की पावर 9 कब बनेगा, जब 3 लगाया होगा, 7c3 है। इनटू s की पावर 3 कब बनेगा, ये तो फिर वही आ गया 7c1 है। और s की पावर 3 फिर कब बनेगा, ये तो फिर वही आ गया 7c1। चलो ये तो हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, तो आसान हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, कोफिशिएंट s की पावर 8 कब बनेगा, इसमें जब 2 लगाएंगे। 2 क्या लगाएंगे, 12c2 इनटू इसमें क्या आएगा, s की पावर 0 कब बनेगा, जब 12c0 होगा। इनटू इसमें क्या बनेगा, s की पावर 4 जब 12c1 होगा। इनटू इसमें क्या, s की पावर 4 कब बनेगा, जब 12c1 होगा, है ना। 4 0 अब 0 कब बनेगा, 0 कब बनेगा, जब 0 होगा, 12c0। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो फिर से, 4c0 1 होता है इंटू 7c1 7 होता है, 12c2 कितना होता है, 12 इंटू 11 अपॉन में 2। ठीक है, बोलो सही है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 से 6 पे कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 7 इंटू कितना, 66। 7 इंटू 66 कितना होगा, बोलो। 7 6 जा 42, 2 4 कैरी 462। इतना बताओ कितना सही है, बोलो। अरे 4c0 1 होगा, 7c1 7 होगा, है ना। और 12c2 12 11 2 इंटू 1। अब बताओ 4c1 क्या होगा, सॉल्व कर रहा हूँ 4। 7c3 कितना होगा, 7c3 सॉल्व कर लो भाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 12c0 1 होगा, 3 और 2 6 होता है, 6 कट गया, 35 4 जा 4 5 जा 20 0 12 140 हो गया। इसे सॉल्व कर लो, 4c2 कितना होता है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। 4c2 कितना होता है, 4 इंटू 3 2 इंटू 1 6 होता है ना। कितनी बार लिख लिया, 4c2 कितना होता है 6, तो 6 लिख दिया। 7c1 7 होता है, 12c1 12 होता है, तो कितना हो गया 12 6 जा 72 इंटू 7 7 टू जा 14 4 1 कैरी 50 504 हो गया। ऐसे आ जाओ, 4c4 1 होता है, 7c1 7 होता है, 12c0 1 होता है, 7 हो गया। सम कर लो, उसने इसी को पूछा है, उसने पूछा है कोफिशिएंट x की पावर 11, तो इन जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये सब किस में आएंगे, सम में तो आएंगे भाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो किस में आ जाएंगे सब, कोफिशिएंट सम में, ये सब सम में आएंगे। ठीक है, तो इनका सम कर दो, 462 140 4047 कैसे करेंगे, 7 + 4 11, ठीक है, 11 2 13 13 का 3 1 कैरी, 7 और 4 11 11 का 1 कैरी, 5 6 और 5 11, तो आंसर आएगा इसका 1113 बनेगा, तो सी आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, आपको जो भी क्वेरी है मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा आपको। ओके, बाय बाय।